हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फार्मेसी इंडिया लाइव। आज इस लेक्चर में हम डी फार्मा सेकेंड ईयर के फार्माकोथेरापेटिक्स में चैप्टर 2D, जिसमें आज हम सेकेंड पार्ट कवर करेंगे, जो है हमारा पार्किंसन डिजीज। कि पार्किंसन डिजीज क्या होती है, क्या क्या इसके कॉजेज होते हैं, क्या इसका डायग्नोसिस है, क्या इसका एटियोलॉजी है, क्या इसके ट्रीटमेंट्स होते हैं, उनके बारे में आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे। उससे पहले आप हमारे चैनल फार्मेसी इंडिया लाइव पर नए हैं, हमारे चैनल फार्मेसी इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें व्हाट्सएप के थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा जो नंबर है 9389516306, इसको सेव कर आप व्हाट्सएप पे हमें डीपी इंडिया कैपिटल लेटर्स में टाइप कर भेज दीजिए। आप तक लेटेस्ट फार्मा अपडेट्स रिगार्डिंग योर एकेडमिक्स और आपकी जॉब से रिलेटेड अपडेट्स आप तक पहुंचती रहेंगी। आप हमसे हमारी एप्लीकेशन फार्मेसी इंडिया ऐप से भी जुड़ सकते हैं। प्ले स्टोर पर जाइए, फार्मेसी इंडिया ऐप को डाउनलोड कीजिए, वहां से भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं हमारा लेक्चर, जिसमें हमें टॉपिक पढ़ना है पार्किंसन डिजीज। सबसे पहले बात आती है कि पार्किंसन डिजीज होती क्या है, तो उसी के बारे में आप बात करते हैं। पार्किंसन डिजीज जो होती है वो एक नर्वस सिस्टम डिजीज है, यानी कि जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है, बेसिकली ब्रेन से रिलेटेड ये डिजीज होती है, जिसमें जो हमारी बॉडी मूवमेंट की कंट्रोलिंग एबिलिटी होती है, हमारी खुद की इंडिविजुअल की जो एक कंट्रोलिंग एबिलिटी है बॉडी मूवमेंट्स की, उस पे ये अफेक्ट करती है। हमारा बॉडी मूवमेंट बिगड़ जाता है, हमारा बॉडी मूवमेंट ठीक से नहीं हो पाता है, तो पार्किंसन डिजीज ये कहती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये जो डिजीज होती है, ये स्टार्ट जो होती है बहुत धीरे धीरे स्टार्ट होती है, एक स्लो प्रोसेस है, लेकिन टाइम के साथ साथ ये बढ़ती चली जाती है और बिगड़ती चली जाती है, जिसको हम कहते हैं वर्सन। The disease usually starts out slowly and worsens over time. टाइम के साथ साथ अगर इसका ट्रीटमेंट ठीक से नहीं हो पाया तो और हालत बिगड़ती चली जाती है और स्थिति बिगड़ती चली जाती है। आगे हम बात करें तो अगर इसकी हम बात करें कॉमन सिम्टम्स की, तो कॉमन सिम्टम बेसिकली ये कहते हैं जो हमारा मूवमेंट होता है वो स्लो हो जाता है, मूवमेंट ठीक से नहीं हो पाता है बॉडी का, और स्टिफ मसल्स हो जाती है, मसल्स का मूवमेंट ठीक से नहीं होता, बहुत हार्ड मूवमेंट होता है, मसल्स में खिंचाव आ जाता है, अनस्टेडी वॉक, हम चल भी ठीक से नहीं पाते हैं, बैलेंस बिगड़ जाता है बॉडी का, हम बॉडी का बैलेंस ठीक से मेंटेन नहीं कर पाते हैं, और लास्ट जो हमारी कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम्स हैं, जो हमारा कोऑर्डिनेशन एक्टिविटी है, उसमें भी दिक्कतें आने लगती हैं। तो ये एक सिम्टम्स है। आगे हम बात करें तो जो हमारा जब टाइम के साथ साथ अगर इसका ट्रीटमेंट ठीक से नहीं हुआ तो जैसे जैसे टाइम पास होगा ये कंडीशन भी बिगड़ती चली जाएगी और ये कंडीशन भी वर्सन होती चली जाएगी, ये डिजीज भी। इसमें क्या होगा तो पेशेंट को जो है बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, जैसे उसे टॉकिंग यानी कि बात करते वक्त, उसे सोते वक्त यानी कि स्लीपिंग, और उसकी जो मेंटल और मेमोरी है उसमें भी प्रॉब्लम्स आ सकती है, यानी दिमागी संतुलन भी बिगड़ सकता है, और जो उसका एक नॉर्मल बिहेवियर होता है, उसके जो हाव भाव है, उसका जो व्यवहार है, उसमें भी बदलाव आ जाते हैं, एक सडन चेंजेस आ जाते हैं, और लास्ट और भी अदर सिम्टम्स हो सकते हैं। तो पार्किंसन डिजीज में बेसिकली होता ये है, ये एक नर्वस सिस्टम डिजीज है, जिसमें जो हमारी बॉडी मूवमेंट की जो कंट्रोलिंग एबिलिटी है हमारी खुद की इंडिविजुअल की, तो वो हमारी बिगड़ जाती है, वो ठीक से हम मेंटेन नहीं कर पाते हैं, और ये जो दिमाग है उस पर असर डालता है। ये जो डिजीज है, ये जो बीमारी है, ये हमारी बॉडी कंट्रोलिंग एबिलिटी जो है मूवमेंट के लिए उस पे अफेक्ट करती है, उस पर असर डालती है। अब हम बात करते हैं एपिडेमियोलॉजी की, कि महामारी विज्ञान क्या कहता है, इस कंडीशन से क्या प्रभाव पड़ा है पूरी दुनिया पर, उसके बारे में बात करते हैं। तो जो पीडी यानी कि पार्किंसन डिजीज एक सेकंड मोस्ट कॉमन न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीज है, किसके बाद, अल्जाइमर डिजीज के बाद। तो जो अल्जाइमर डिजीज होती है उसके बाद ये दूसरी मोस्ट कॉमन डिजीज है जो ब्रेन से संबंधित यानी कि नर्वस सिस्टम से संबंधित है। इसमें होता क्या है, 0.5 से 1% केसेस कहां पाए जाते हैं, जो लोग 65 से 69 इयर्स के बीच के होते हैं। 65 से 69 साल के जो लोग होते हैं उनमें 0.5 से 1% केसेस पाए जाते हैं, किसके, पार्किंसन डिजीज के। लेकिन ये केस 1 से 3% बढ़ भी जाते हैं, कब, जब उस पेशेंट की एज 80 साल या उससे ऊपर होने लगती है। तो यानी कि 65 से 69 साल के बीच में ये केसेस 0.5 to 1% होते हैं पूरे वर्ल्ड वाइड में, और
जैसे जैसे एज बढ़ती है 80 साल के या उससे ज्यादा के होने लगते हैं तो ये 1 to 3% चांसेस बढ़ जाते हैं इस डिजीज के। लेकिन जैसे हमारी एजिंग पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है पूरे विश्व में, तो बाय द एंड ऑफ 2030 के आने तक, उसके आते आते वक्त, ये जो कंडीशन है पार्किंसन डिजीज की, ये 30% लोगों में बढ़ जाएगी जो 60 साल से ऊपर के होंगे, यानी कि 65 से 80 तक जो भी एज ग्रुप है, यहाँ ये केसेस 30% बढ़ जाएंगे। अब हम बात करते हैं एटियोलॉजी की, यानी कि कारण क्या क्या हो सकते हैं इस बीमारी के होने के। तो चलिए शुरू करते हैं। जो पार्किंसन डिजीज होता है ये एक मल्टीफैक्टोरियल डिजीज है, यानी कि इसमें बहुत सारी चीजों का प्रभाव पड़ता है हमारे शरीर पे, हमारी जो बॉडी है उस पे बहुत तरीके से अफेक्ट करती है। और कैसे अफेक्ट कर सकती है, ये जेनेटिक भी हो सकती है, ये एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी इसमें रोल प्ले कर सकते हैं। अब जेनेटिक मींस कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैरी कर जाए, और एनवायरमेंटल फैक्टर्स मींस जो बाहरी हमारी एक्टिविटीज होती हैं एनवायरमेंट में, सोसाइटीज में, उन एक्टिविटीज के ऊपर भी इसका प्रभाव पड़ सकता है। और दूसरा जो इसमें मेन कारण होता है वो होता है एज इज द बिग रिस्क फैक्टर फॉर पार्किंसन डिजीज, जिसमें अमूमन माना गया है कि 60 साल या 60 साल से प्लस, यानी कि 60 और 60 प्लस एज ग्रुप जो है वहां इस कंडीशन को ज्यादातर पाया जाता है, वहां ये कंडीशन हो जाती है, ये डिजीज अमूमन होती है जो 60 साल के या 60 साल से ऊपर के लोग होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अब बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी की, कि इसमें पैथोफिजियोलॉजी क्या कहती है। पार्किंसन डिजीज जो है बेसिकली वो जब होती है जब हमारी जो नर्व सेल्स है वहां डीजनरेशन होने लगता है। अब ये नर्व सेल्स कहाँ होती हैं, जो हमारा न्यूरॉन होता है ब्रेन में, बेसिकली एक एरिया है हमारा नर्व सेल्स का जिसको हम न्यूरॉन्स कहते हैं, उसको हम सबस्टेंशिया नाइग्रिया भी कहते हैं, जब उसका डीजनरेशन होने लगता है, यानी कि वो आगे अपनी एक्टिविटीज को ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। कौन? जो हमारी नर्व सेल्स होती हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, जो ये न्यूरॉन्स होती है एक सबस्टेंशियल एरिया है जो कि नॉर्मली प्रोड्यूस करता है एक हमारा जो केमिकल डोपामीन होता है, जिसको हम न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। ब्रेन के अंदर एक डोपामीन नाम का एक हमारा केमिकल मैसेंजर टाइप से जो सीक्रेट होता है जिसे हम डोपामीन, जिसको हम न्यूरोट्रांसमीटर भी कहते हैं। अब ये न्यूरोट्रांसमीटर का काम क्या होता है, ये मदद करता है, हेल्प करता है किस चीज में, सिग्नल्स को ट्रांसमिट करता है जो हमारे बॉडी में जितने भी हमारे ब्रेन के अंदर डिफरेंट एरियाज हैं जो कि हमारी बॉडी की मूवमेंट को और कोऑर्डिनेशन को कंट्रोल करते हैं, वहां तक ये सिग्नल्स को ट्रांसमिट करता है, सिग्नल्स को पहुंचाता है कौन? न्यूरोट्रांसमीटर। तो बेसिकली इस डिजीज के होने से होता क्या है, जो हमारा सबस्टेंशियल एरिया है, जो नॉर्मल न्यूरॉन्स होते हैं, वो एक केमिकल प्रोड्यूस करते हैं जिसे हम डोपामीन कहते हैं, और दूसरा नाम इसका न्यूरोट्रांसमीटर, जो कि मदद करता है सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने में, जो ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स हैं जो भी अपना हमारी बॉडी की मूवमेंट में और कोऑर्डिनेशन में हेल्प करते हैं, उन पर अफेक्ट करता है, उन पर असर डालता है। नेक्स्ट बात की जाए तो जो लोग होते हैं पार्किंसन डिजीज से जूझ रहे होते हैं, उनमें एक अनदर न्यूरोट्रांसमीटर भी होता है जिसको हम कहते हैं नॉरएपिनेफ्रिन, उसका भी लॉस होने लगता है। जो नॉरएपिनेफ्रिन है वो भी धीरे धीरे बॉडी से हमारे लॉस होने लगता है, बेसिकली ब्रेन में लॉस होने लगता है। अब बात की जाए, आपका क्वेश्चन आएगा कि सर आपने हमें ये न्यूरोट्रांसमीटर यानी डोपामीन का तो बता दिया, लेकिन ये नॉरएपिनेफ्रिन का काम क्या होता है, तो अब वो ही बताने जा रहा हूं, उससे आप पता लगा पाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूरोट्रांसमीटर की। ये एक केमिकल होता है हमारा न्यूरोट्रांसमीटर, कहां पर? जो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, जो कि कंट्रोल करता है हमारे बॉडी के डिफरेंट ऑटोनॉमिक फंक्शंस को। कैसे? जिनको हम कह सकते हैं कि ये हमारा हेल्प करता है डाइजेशन में, हमारी पाचन क्रिया में, हार्ट रेट, जो हमारा हार्ट रेट होता है उसमें हेल्प करता है, जो हमारा ब्लड प्रेशर जिसे हम बीपी कहते हैं उसमें हेल्प करता है, और जो हमारी ब्रीदिंग सांस लेने होती है उसमें भी मदद करता है। कौन? जो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर है। यानी कैसे? ये सिग्नल सेंड करता है कि भाई हमारी बॉडी का जो मूवमेंट है, इनमें सब में जो एक्टिविटीज होनी है वहां तक ये सिग्नल पहुंचाता है। अब बात करते हैं जो आपका क्वेश्चन है कि सर नॉरएपिनेफ्रिन क्या होता है। जब नॉरएपिनेफ्रिन कम होने लगता है बॉडी से, तो ये भी कॉज कर देता है कहां पर? जो हमारे नॉन मूवमेंट रिलेटेड सिम्टम्स होते हैं पार्किंसन डिजीज के, वहां पर ये अपना असर करने लगता है। तो ये डिफरेंस है नॉरएपिनेफ्रिन में और हमारा जो न्यूरोट्रांसमीटर डोपामीन होता है उसमें। अब आगे हम बढ़ते हैं, बात करते हैं कि हमारे साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं। सर कैसे हम पता लगा सकते हैं कि
कि सामने वाले जो पेशेंट है, चाहे भले ही वो हमारी फैमिली में है या हमारे नेबर में है या आस पड़ोस में कहीं है, तो हम कैसे पता लगा सकते हैं उसके हाव भाव से, उसके बिहेवियर से कि उसे ये वाली डिजीज है या नहीं है। तो सिम्टम्स ऑफ पार्किंसन डिजीज एंड द रेट ऑफ डिक्लाइन वेरी वाइडली फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, यानी कि जो इसके सिम्टम्स होते हैं वो पर्सन एक इंसान से दूसरे इंसान पे बहुत डिफरेंट तरीके से होते हैं। हर किसी का अपना इंडिविजुअल एक सिम्टम होता है। मोस्ट कॉमन सिम्टम्स की बात की जाए तो सबसे पहले आता है ट्रेमर। ट्रेमर में क्या होता है, एक शेकिंग होने लगती है, कहां पर, हमारे हाथों में और हमारे जो आर्म्स होते हैं, बेसिकली एक शेकिंग, हाथ हमारे अपने आप ही हिलने लगते हैं वो। और इट कैन ऑल्सो अकर इन जॉ और फुट, हमारा जो जॉ होता है, जवाड़ा जो होता है वहां, और हमारे जो फुट, जो हमारे पैर है, वहां पर भी शेकिंग होती स्टार्ट हो जाती है। अर्ली स्टेज ऑफ डिजीज यूजुअली ओनली वन साइड ऑफ बॉडी और वन लिम्ब इज अफेक्टेड। जो अर्ली स्टेजेस होते हैं इस डिजीज में, जो यानी कि ट्रेमर की स्टार्टिंग होती है, तब हमारा बॉडी का एक साइड में ही ये अफेक्ट कर पाते हैं, या जो हमारा लिम्ब होता है वहां के एक साइड पर ही अफेक्ट कर पाते हैं। बट जैसे जैसे ये कंडीशन प्रोग्रेस करने लगती है, बढ़ने लगती है, तो ये बहुत तरीके से फैल जाती है बॉडी में, और ये वर्सन होती है स्ट्रेस के साथ। अगर जितनी टेंशन हम लेंगे, जितना दिमाग पे हम स्ट्रेस डालते हैं, तो ये कंडीशन और बिगड़ती चली जाती है, क्योंकि टेंशन कहाँ होगी, ब्रेन में। और ये डिजीज भी कैसे हो रही है, जो हमारा नर्वस सिस्टम है, जब वहां पर नर्व सेल्स ठीक से काम नहीं करते हैं तो पार्किंसन डिजीज हो जाती है। तो ये ट्रेमर कंडीशन है, ये एक सिम्टम है। दूसरे सिम्टम की बात की जाए तो नेक्स्ट आता है हमारा ब्रेडिकाइनेसिया। इसमें होता क्या है, जो हमारी मूवमेंट होती है बॉडी की, वो धीरे धीरे स्लो डाउन होने लगती है, धीरे धीरे कम होने लगती है। कौन सी कंडीशन में, ब्रेडिकाइनेसिया में। नेक्स्ट कंडीशन की बात की जाए तो वो है रिजिड मसल्स और स्टिफ लिम्स। एक रिजिडिटी होने लगती है जो कि हमारी मसल्स की इनएबिलिटी क्रिएट करने लगती है। किस चीज में, जो हमारी मसल्स होती है वो नॉर्मली जब रिलैक्स करती हैं अपने आप ही उस पर असर करती हैं, उसमें दिक्कतें करती हैं। और जो रिजिडिटी है ये कॉज कर देती है अनकंट्रोल्ड टेंसिंग ऑफ मसल्स एंड रिजल्ट्स इन नॉट बीइंग एबल टू मूव अबाउट फ्रीली। जो ठीक से हम मूव कर पाते हैं, आराम से फ्रीली मूव कर पाते हैं, हमारी मसल्स ठीक से रिलैक्स हो पाती हैं, उस कंडीशन पे इफेक्ट करती है, वो फिर ठीक से कंडीशन नहीं होती है। हमारी मसल्स नॉर्मली, हमारी जो मसल्स है वो नॉर्मली रिलैक्स नहीं हो पाती हैं, एक टेंशन क्रिएट होने लगती है मसल्स पे, जिससे कि मसल्स ठीक से काम नहीं कर पाती, और उससे होता क्या है, एचेस या पेन्स होने लगते हैं। हमारी जो भी वो मसल्स अफेक्ट होती हैं, और जो हमारा एक मोशन होता है, हाथों का मूवमेंट या पैरों का मूवमेंट, बॉडी का मूवमेंट, उसमें एक लिमिट रेंज आ जाती है कि हम पर्टिकुलर लिमिट रेंज में ही चल पाते हैं। तो ये एक सिम्टम है, आप इससे भी पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो आता है अनस्टेडी वॉक, बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम्स। तो एक हमारे चाल चलन में हमारा फर्क आ जाता है, और जो हमारा बॉडी बैलेंस है वो ठीक से नहीं हो पाता, और जो हमारा कोऑर्डिनेशन होता है वो भी ठीक से नहीं हो पाता। नेक्स्ट हम बात करें तो मसल ट्विस्टिंग, स्पाज्म और क्रैम्प्स। मसल ट्विस्ट हो जाती है या क्रैम्प्स होने लगते हैं, या स्पाज्म यानी कि ऐंठन, उसे हम कहते हैं डिस्टोनिया। तो इसमें होता क्या है, आप एक पेनफुल क्रैम्प अपने फुट्स में, या जो आपका एक कर्ल्ड एरिया होता है टोज में भी आप इसको महसूस कर पाते हैं, ठीक से आपका टो मूवमेंट नहीं हो पाता, आपके जो फुट है वहां पर पेनफुल क्रैम्प्स होने लगते हैं। एक जो है मसल क्रैम्प जिसे कहते हैं कि नसों में खिंचाव आ रहा है, नसों में ऐंठन आ रही है, वो आप एक्सपीरियंस कर पाते हैं, और बॉडी के अदर पार्ट्स में भी ये कंडीशन हो सकती है। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो स्टूप्ड पोस्चर, यानी कि हंस्ड ओवर पोस्चर। सर अब ये हंस्ड ओवर पोस्चर क्या होता है, बेसिकली आपने देखा होगा टीन एज में ज्यादातर, और जो बड़े लोग होते हैं 60 से ऊपर के, उनका आगे का पोर्शन झुकने लगता है, वो झुककर ऐसे खड़े हो लगते हैं, उसे कहते हैं हम हंस्ड ओवर पोस्चर। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि डिक्रीज्ड फेशियल एक्सप्रेशंस। तो जो फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं उसमें कमी आने लगती है। कैसे, उस पेशेंट के जो भी फेशियल एक्सप्रेशंस है उसमें कमी आने लगती है। कैसे, जो उसका बोलने का स्पीच या वोकल है, यानी कि जो बोलता है उसमें चेंजेस आ जाते हैं। दूसरा, स्पीच बिकम स्लर्ड और बी सॉफ्ट इन टोन, या तो स्पीच जो है खराब होने लगती है या इतनी सॉफ्ट हो जाती है कि एक जो नॉर्मल उसकी स्पीच थी उस पे अफेक्ट कर जाती है।
नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आता है च्यूइंग एंड स्वेलोइंग प्रॉब्लम्स एंड ड्रूलिंग। तो हमें जो है खाना खाते वक्त और चबाते वक्त दिक्कतें होने लगती हैं इस कंडीशन में। नेक्स्ट बात की जाए तो यूरिनरी प्रॉब्लम्स, डिप्रेशन एंड एंजाइटी। तो हमें यूरिनरी प्रॉब्लम्स भी हो जाती है, हमें डिप्रेशन की कंडीशन का भी सामना करना पड़ जाता है और हमें एंजाइटी भी होने लगती है। तो ये सिम्टम्स हैं, जब आप किसी भी पेशेंट में, किसी भी इंडिविजुअल इंसान में देखें कि इस तरह कोई सिम्टम्स हैं तो आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि उस पर्सन को पार्किंसन डिजीज के भी चांसेस हो सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो डायग्नोसिस की, इसको डायग्नोस कैसे किया जा सकता है। एज सच कोई अभी तक ऐसे टेस्ट नहीं है जिससे ये पता लगाया जा सके कि उसको पार्किंसन डिजीज है या नहीं है, लेकिन अगर अर्ली सिम्टम्स में पता लगा दिया जाए उसको, जैसे हमने सिम्टम्स के बारे में पढ़ा, वो सिम्टम्स अगर हम पहचान लें तो हम पता लगा सकते हैं कि उसको वो पार्किंसन डिजीज है या नहीं है। और अगर बात की जाए पार्किंसन डिजीज को अगर हम डायग्नोस करना है तो फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस करने चाहिए वो उस पेशेंट से, उसकी मेडिकल हिस्ट्री जाननी चाहिए, उसकी फैमिली हिस्ट्री जाननी चाहिए कि किसी को ऐसा कोई न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर तो नहीं था जिसकी वजह से जेनेटिक प्रॉब्लम उसको आ गई, यानी जीन्स कैरी कर गए हैं अदर दूसरी नेक्स्ट जनरेशन में। तो इन सबको अगर हम पता लगा लें तो उसका डायग्नोस कर सकते हैं आराम से। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि साइंस ऑफ ट्रेमर, मसल रिजिडिटी, पोस्चर एंड कोऑर्डिनेशन एंड स्लोनेस ऑफ मूवमेंट शुड बी चेक्ड प्रॉपर्ली। उसके जो भी ये ट्रेमर यानी उसके जो हाथ पैर उसके हिलते हैं, शेक करते हैं, वो वाली कंडीशंस, मसल्स में कोई ऐठन तो नहीं है, उसकी मसल मूवमेंट ठीक है कि नहीं है, उसका बॉडी मूवमेंट कैसा है, उसका कोऑर्डिनेशन कैसा है, बैलेंसिंग ठीक से हो रही है नहीं हो रही है उसकी बॉडी की, तो इनको भी हमें प्रॉपर्ली चेक करते रहना चाहिए टाइम टू टाइम। अगर इनमें कुछ हमें लगता है कुछ दिक्कत आ रही है तो तुरंत हमें डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, उसको ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाना चाहिए, कि उसका डायग्नोस कराना चाहिए कि उसको पार्किंसन डिजीज तो नहीं हो गई है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसका फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट क्या हो सकता है। इस बीमारी को यानी कि पार्किंसन डिजीज को ठीक करने के लिए कोई ऐसी दवाइयां हैं या नहीं है। तो मेडिकेशंस आर द मेन ट्रीटमेंट मेथड फॉर पेशेंट्स विद पार्किंसन डिजीज। मेडिकेशन कॉम्बैट पार्किंसन डिजीज बाय, तो यानी कि प्रॉपर मेडिकेशंस भी आती हैं जिनसे हम पार्किंसन डिजीज को ठीक कर सकते हैं। वो कौन कौन सी हैं? सबसे पहले आते हैं कि हेल्पिंग ब्रेन न्यूरॉन्स टू सिंथेसाइज एंड रिलीज डोपामिन। तो ब्रेन के जो हमारे न्यूरॉन्स हैं, नर्व सेल्स हैं, उनमें मदद करते हैं जिससे कि हमारा डोपामिन ठीक से रिलीज हो पाए और ये अपना काम कर पाए सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने के लिए। मिमिकिंग द इफेक्ट्स ऑफ डोपामिन इन द ब्रेन, तो उसके जो इफेक्ट्स हैं डोपामिन के वो ठीक से हो पाए हमारे ब्रेन के अंदर। नेक्स्ट अगर बात की जाए इनहिबिटिंग एन एंजाइम व्हिच कॉज डिग्रेडेशन ऑफ डोपामिन इन द ब्रेन, यानी कि वो एंजाइम को डिग्रेड करें, उस एंजाइम को खत्म करें ब्रेन में से जो कि हमारे डोपामिन को खत्म करने में, डोपामिन को कम करने में उस पे अफेक्ट करता है। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो रिड्यूसिंग सम स्पेसिफिक सिम्टम्स ऑफ पार्किंसन डिजीज, ऐसी दवाइयां यूज करें जो पार्किंसन डिजीज के सिम्टम्स को भी कम करें, उनको भी रिड्यूस करें, खत्म करें बॉडी से। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन सी कैटेगरीज या कौन कौन सी क्लास के ड्रग्स को हम यूज कर सकते हैं। सबसे पहले आती है हमारी लीवोडोपा। लीवोडोपा को हम यूज कर सकते हैं पार्किंसन डिजीज में। नेक्स्ट आती है हमारी डोपामिन एगोनिस्ट, जो डोपामिन एगोनिस्ट होते हैं वो हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे कैटाकोल ओ मिथाइल ट्रांसफेरेज, जिसको हम COMT इनहिबिटर्स भी कहते हैं, ये ड्रग्स हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट बात की जाए MAOB इनहिबिटर्स, इसको भी हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं हमारी एंटीकोलिनर्जिक्स, एंटीकोलिनर्जिक एजेंट्स को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं हमारे एमेंटाडीन, इस क्लास को भी, इस कैटेगरी को भी हम इसमें यूज कर सकते हैं। और लास्ट आता है हमारा एस्ट्राडिफाइलिन। तो ये ड्रग्स की कैटेगरीज हैं जिनको हम पार्किंसन डिजीज में यूज कर सकते हैं, पार्किंसन डिजीज को ठीक करने में इस्तेमाल कर सकते हैं। होपफुली आपको समझ आया होगा कि पार्किंसन डिजीज क्या होती है, क्या 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 कारण हो सकते हैं, क्या कॉज हो सकते हैं इस डिजीज को होने में, और किन किन कंडीशंस का हमें सामना करना पड़ता है, क्या क्या दिक्कतें हमें हो सकती हैं इस डिजीज से। हमने इसमें डायग्नोसिस के बारे में पढ़ा कि कैसे इसको डायग्नोस कर सकते हैं, इसके साइन एंड सिम्टम्स के बारे में पढ़ा कि कैसे हम पता लगा सकते हैं कि सामने जो इंडिविजुअल इंसान या पेशेंट है उसे पार्किंसन डिजीज है या नहीं है। हमने फिर इसके फार्माकोलॉजिकल थेरेपी देखी, कैसे इसको ट्रीट कर सकते हैं, कैसे इसको ठीक किया जा सकता है। उसमें ड्रग्स की क्लास भी देखी, कौन कौन सी कैटेगरीज के ड्रग्स को हम यूज कर सकते हैं। होपफुली आपको टॉपिक्स क्लियर हुए होंगे, आपको समझ आया होगा कि इस लेक्चर में हम पार्किंसन डिजीज पढ़ा तो वो क्या होता है। इसी तरीके की मोर अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए। स्टे ट्यून्ड विद फार्मेसी इंडिया।